नहीं अभी तो मेरी क्लास चल रही है, हमारे घर के पास पेपर तो सारे ऊपर रखे हैं, वैसे तो आप रख लेना चाहते हो वहाँ से। आपकी उनके पास है, मेरी मैम के पास। Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Respiration. So, what is respiration? We have written the definition of nutrition, that it is obtaining the raw materials and preparing its own food. And the difference is that plant क्या करेंगे, autotrophic nutrition, और एनिमल्स करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हमने कल की क्लास में समझा था। फिर हम हेटरोट्रॉफिक में वी कैन सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अलग तरीके से होगी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए होगा। और रेस्पिरेशन, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन। वो भी हमको समझनी है कि रेस्पिरेशन क्या होती है। ऑक्सीजन ली जाती है, ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता है और जो भी फूड उसने बनाया है उसको ब्रेक डाउन करता है। इट ब्रेक्स डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो उसके जस्ट अपोजिट होती है रेस्पिरेशन। Good morning, ma'am. उसके जस्ट अपोजिट होती है रेस्पिरेशन। गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. मैम आवाज साउंड नहीं आ रही है। This is life process chapter. You can see that its introduction is given कि हम कैसे पहचानेंगे कि कुछ जिंदा है और कोई चीज़ जिंदा नहीं है। जैसे आप देखते हो कोई डॉग रन कर रहा है, या जो गाय है वो अपना कट चबा रही है, मतलब खाना चबा रही है, या कोई आदमी है ज़्यादा तेज से चिल्ला रहा है, तो ये सब लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, मैन, डॉग और काऊ सब लोग अगर सोए हुए हों तो वो कुछ काम नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदा नहीं होते, वो तब भी जिंदा होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ब्रीदिंग करते रहते हैं। अब हम प्लांट्स के बारे में जब हम देखते हैं तो वो भी हमें जिंदा दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं, और उनके लीव्स में ग्रीन कलर के अलावा भी और कलर्स होते हैं। वो ग्रो करते हैं, टाइम के साथ साथ ग्रो करते हैं, और they are alive, some will say. In other words, tend to think of some sort of movements, either growth related or not, as common evidence for being alive. हमको एक मेन प्रॉपर्टी है मूवमेंट की प्रॉपर्टी, वो हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट। Ma'am, your voice is buffering. मूवमेंट की प्रॉपर्टी हमारी सबसे ज्यादा जरूरी है देखने की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होती है, चाहे वो इंटरनल मूवमेंट हो चाहे वो एक्सटर्नल मूवमेंट हो। ठीक है, अब हम कहेंगे पौधे तो मूव करते नहीं है, मैम आवाज मैम स्लो आ रही है। तो पौधे में चीजें मूव करती हैं। जैसे अगर हम पानी देंगे पौधे में तो पानी अंदर जाएगा,
CO2 उसके स्टोमेटास से अंदर जाएगी। मूवमेंट स्मॉल स्केल पे होगी पौधे की। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स अंदर उसके होती रहेंगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसके लीव्स में गई, वाटर उसकी जड़ों में गया और जड़ों से वो जाइलम के थ्रू अंदर आया, लीव्स तक पहुंचा। ठीक है, तो इस तरीके से वो उसके सेल्स तक पहुंचेगा वाटर, और वहां पे सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस और ग्लूकोज बनेगा। तो इट इज द मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बहुत स्मॉल स्केल हो सकती हैं, हमें दिखाई भी नहीं देंगी क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। इज द इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? तो हम कहेंगे यस, नेसेसरी है। जैसे वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट until they infect any cell, and that is partly why they are controversial, truly alive or not. क्योंकि वायरसेस किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब तक अटैक नहीं करते तो बाहर वो नॉन लिविंग रहते हैं, जैसे ही वो किसी के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं। Molecular movement needed for life. We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues, tissues have cells, and cells have smaller components in them. इन ऑर्डर टू ये स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है रिपेयरिंग करते रहना, और स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए मॉलिक्यूल्स का मूव होते रहना। इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। लाइफ प्रोसेसेस का यहाँ डेफिनेशन दे रखा है। मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सो मेंटेनेंस की जॉब जो करती है प्रोसेसेस, the processes which together perform this maintenance job are life processes. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी लाइफ प्रोसेस की। यहाँ तक सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next paragraph we can see the maintenance processes needed to prevent damage and breakdown. Energy is needed in them. This energy comes from outside the body of individual organism, so there must be a process to transfer a source of energy from outside to the body organism. हमें फूड लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम इतना सारा जॉब करेंगे, अंदर जो सारे सेल्स इतना सारे काम कर रहे हैं, तो वी हैव टू टेक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होगा? ऑर्गेनिज्म का इस एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। द फूड विल बी टेकन एंड इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म उसे यूज भी करेगा तरह तरह की एक्टिविटीज के लिए, ग्रोथ करने के लिए। Since life on Earth depend on carbon-based molecules, most of the foods are carbon-based. ज़्यादातर foods क्या है? Carbon-based होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर life क्या है? Carbon-based है, इसीलिए। Since the outside sources of energy could be quite varied, since the environment is not under the control of individual organism. Sources of energy अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पौधों के लिए sources of energy क्या है? लाइट है, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। पर एनिमल्स के लिए सोर्सेज ऑफ फूड अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हर्बीवोर्स के लिए प्लांट उनका फूड सोर्स है, कार्निवोर्स के लिए फ्लैश, दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, सो मीट विल बी देयर फूड सोर्स, फ्लैश ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किलिंग, दे विल बी गेटिंग द फूड बाय किलिंग। सो सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस। अब ये बात करना चाह रहे हैं रेस्पिरेशन की, कि किस तरीके से जो फूड अंदर आया है उससे एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो बाय रिडॉक्स रिएक्शंस, बाय ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल्स, so there will be the in the presence of oxygen, it will release in the for getting the energy, cellular energy इधर से ही आएगी, respiration से ही सारी cellular energy आती है। In the case of single celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism, सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करी गई है कि लास्ट पैराग्राफ में आप देख रहे हो कि कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन उनको नहीं चाहिए किसी भी काम के लिए, फूड के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, वेस्ट मूव करने के लिए, क्योंकि उनके पास एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है वो। तो चारों तरफ से उनकी बॉडी कैसे है? कवर्ड है, पूरी एनवायरनमेंट उनकी चारों तरफ से कांटेक्ट में है, तो वो कुछ भी चीजें एक्सचेंज करने के लिए वो अपनी डायरेक्टली सेल से एक्सचेंज कर सकते हैं।
दे डू नॉट रिक्वायर एनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है आगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में कि हाउ द लाइफ प्रोसेस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द मल्टीसेलुलर। इसका आंसर क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेसेस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से अलग कैसे हैं? बताओ मुझे। मैम बिकॉज जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शंस हो जाते हैं, जबकि जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। करेक्ट कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ अलग अलग ऑर्गन्स कैरी आउट करते हैं। इसको डिवीजन ऑफ लेबर भी कहा जाता है। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल है तो उसको सारे काम खुद करने हैं और बॉडी डिज़ाइन उसकी बिल्कुल सिंपल है, सिंगल सेल का वो ऑर्गेनिज्म है। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द अब हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। जब लास्ट पैराग्राफ से थोड़ा सा ऊपर पढ़ रहे हैं। हाउएवर दिस पोजेसेस अ प्रॉब्लम, मीन सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में वी आर ऑन second last paragraph we are starting. We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of the organism oxygen will be also the function of specialized tissue. However, this poses a problem since food and oxygen are not taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. The situation creates a need for transportation system for carrying out food and oxygen exchange from one place to another. Okay? फूड एक जगह से लिया जाता है पर वो चाहिए तो सभी जगह को, ठीक है? फूड माउथ से लिया जा रहा है पर वो फूड हर एक सेल को जरूरी है। तो इस वजह से फूड को सब जगह भेजने के लिए देयर विल बी अ ट्रांसपोर्टेशन, कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिक्वायर्ड होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस इसीलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि सेल फूड अपने आप नहीं मूव कर सकता। When chemical reaction, carbon dioxide, oxygen, energy generation, they create byproducts. इतने सारी रिएक्शंस होंगे तो वो बाई प्रोडक्ट भी बनाएंगे। इस वजह से जो वेस्ट चीजें होंगी वो रिमूव होंगी बॉडी से। These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded. This is known as excretion. यहाँ एक्सक्रीशन की डेफिनेशन भी दी हुई है कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी designed in multicellular organisms are followed, a specialized tissue will be performing the excretion function. तो excretion के लिए भी अगर बॉडी कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनिज्म की तो excretion के लिए भी उसको डिफरेंट excretory system चाहिए होगा। A specialized tissue for excretion will be developed. Means एनिमल्स में किडनीज होती हैं, किडनीज एक्सक्रीशन के लिए रिलेटेड है, ठीक है? और उनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चाहिए होगा जो वेस्ट को किडनीज तक पहले लाए। तो किडनीज ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, तो वो ब्लड में जो भी वेस्ट होता है उसको प्योरीफाई कर देती है, फिल्टर की तरह काम करती हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? बॉडी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और डिफ्यूजन क्या है? एक कम डिस्टेंस पे होने वाला फिनोमेना है। इट इज जस्ट अ वेरी सिंपल प्रोसेस विच कैन अकर ओनली एट स्मॉल डिस्टेंसेस। बहुत कम से डिस्टेंस पे डिफ्यूजन होती है। बट अगर हम पूरे बॉडी के लेयर्स हैं, हमारी बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? लेयर्स ऑफ द सेल्स, लेयर्स ऑफ द टिश्यूज, उन तक चीजों को पहुंचाने के लिए डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं होगा। सो टू मेक द substances available to each and every cell, we have to have one transportation system. We need one transportation system. Diffusion will not solve the purpose, okay? Because the body design is complex. Now second question is, what the criteria do we use to decide whether something is alive? कौन से क्राइटेरिया से हम डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज जिंदा है? तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर?
Anyone in the class can tell me? Ma'am, please repeat the question. What criteria do we use to decide whether something is alive? Question number 2. इसका आंसर क्या होगा? Ma'am, growth, movement. Movement, growth, reproduction. Ma'am, any visible movement such like moving, breathing, such like these? Yes, any visible movement or internal movement also. Both type of movements will be required for the deciding that something is alive. क्योंकि movement is हमेशा किससे related रहता है? जुड़ा रहता है living organism से. Movement है तो we can say that it is living organism. ठीक है? What are outside raw material used for by an organism? कौन से outside raw materials organism use करता है? अब ये क्वेश्चन क्या होगा कि कौन से आउटसाइड रॉ मटेरियल कोई ऑर्गेनिज्म यूज करता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? हेलो, विल बी द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. आप देख रहे हो कि इसमें पूछ रहे हैं रॉ मटेरियल्स बताओ किसी ऑर्गेनिज्म के. तो आप प्लांट और एनिमल दोनों के रॉ मटेरियल्स बता सकते हो यहाँ पर. मैम, food as source of energy and taking materials. So the food will be the raw material. Food will be the source of energy. तो food animals के लिए तो ठीक है ये कि raw material food है, but plant के लिए raw materials अलग होंगे. Plants के लिए क्या होंगे raw materials? कैसे वो raw materials, उसके कौन-कौन से raw material चाहिए होते हैं? Ma'am, water and ma'am, minerals. Ma'am, oxygen. Ma'am, oxygen is used. Water and CO2 are required and light. सनलाइट भी चाहिए होती है. ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर ग्लूकोज बनाते हैं. ठीक है. नाउ देयर विल बी द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? कौन सी प्रोसेस है जो आप सोचते हो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि मेंटेन हो सकती है लाइफ? इसमें क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? Ma'am, circulation, respiration, digestion, egestion, excretion. Reproduction. Respiration. Yes, ma'am, reproduction also. इसमें जो आपकी 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं वो ज़रूरी है. मीन्स रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन. सो दीज ऑल 4 लाइफ प्रोसेसेस विल बी कंसिडरिंग एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ. तो अब हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया है लाइफ प्रोसेसेस का. अब हमें न्यूट्रिशन समझना है. आई वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू रीड इट. कोई भी एक बच्चा रीड करो न्यूट्रिशन. ठीक है, कोई भी एक कर सकता है रीड इसको. Okay. आपको स्क्रीन दिखी रही है? When we रीड talk करो. यस. or ride a bicycle, we are using up energy even when we are not doing any apparent activity. Energy needed to maintain a state of order in our body. We also need material from outside in order to grow, develop, synthesis protein and other substance needed in the body. This source of energy and material is the food we eat. ओके. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट्स रिटन दैट जितना भी हमें फूड है वो हमारी एनर्जी नीड को मेंटेन करने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और हमारी बॉडी में प्रोटीन्स और सब्सटेंसेस जो भी चाहिए वो फूड के थ्रू ही मिलते हैं. अब हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, इसे भी पढ़ो. Ma'am, may I? यस, यू कैन रीड.
requirement for energy and materials is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. Some are सो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. जनरल रिक्वायरमेंट तो कॉमन ही है, सबको फूड चाहिए, कार्बन बेस्ड फूड ही है, बट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से फूड मिलता है. जैसे कि प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, और एनिमल्स हैं वो रेडीमेड कोई भी ऑर्गेनिक फूड खा सकते हैं. जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, स्टार्च खाते हैं. स्टार्च हमारा किस में होता है? प्रोटीन में होता है, ठीक है, चावल में होता है स्टार्च. तो हम लोगों को ऑर्गेनिक फूड चाहिए होता है. सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल्स obtained फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं बाहर से. These organisms, the autotroph, include green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into a simpler one before they can be used for upkeep and growth of the body. To achieve this, organism use biocatalysts called enzymes, and thus the heterotroph survival depend directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animal and fungi. तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड खाएंगे, स्टार्च बेस्ड हम लोग अगर खाना खाएंगे तो हमारे बॉडी में सेल्स को, पर्टिकुलर ऑर्गन्स को ऐसी इंजाइम्स बनानी पड़ेंगी. इंजाइम्स एक ऐसी बायो कैटलिस्ट हैं जो उन चीज़ों को, सबस्ट्रेट्स को क्या कर सकती हैं? ब्रेक कर सकती हैं. दे कैन ब्रेक द सबस्ट्रेट, और जब वो उसको पहले सिंपल फॉर्म में लाएंगी तभी हमें उनसे एनर्जी मिल सकती है. अगर वो कॉम्प्लेक्स रहेगा स्टार्च की फॉर्म में, हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी. तो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होती हैं? इंजाइम्स चाहिए होती हैं. स्टमक अपनी अलग इंजाइम निकालता है, माउथ में अपने अलग इंजाइम निकलती है, सलाइवरी माइलेज. पैनक्रियाज में अपनी अलग इंजाइम निकलती है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होती हैं. ठीक है, ये सब अलग अलग इंजाइम्स अलग अलग ऑर्गन्स रिलीज करते हैं. तो आपको समझ में आया हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम तो आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ना है. आप कोई भी एक बच्चा पढ़ो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. It is a process by which autotrophs takes in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. सो इसमें आपको बता दिया, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन भी बता दी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया जाएगा, उसे कार्बोहाइड्रेट में बदला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कार्बोहाइड्रेट फिर आपको प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. और कार्बोहाइड्रेट को टेम्पररी स्टार्च की फॉर्म में भी स्टोर करके रखा जा सकता है. ऐसे ही हम जब स्टार्च को स्टोर करते हैं, हम जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, तो हम अपने लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं. ठीक है, इस पैराग्राफ में ये दिया हुआ है.
अब ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन हमने क्लास में भी डिस्कस करी थी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं और 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो जो ये सब है ये क्या है, लाइफ गिविंग है। ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? ऑक्सीजन हमें प्लांट जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तभी मिल रही है। ठीक है, oxygen is the life giving we can say gas which we get by photosynthesis। और यहाँ इवेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप्स हैं जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस के वक्त होते हैं। ठीक है, लीफ के अंदर के टिश्यूज हैं, ये हमने कल भी देखे थे कि एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटास होंगे, गार्ड सेल्स होंगे, एयर स्पेसीज होंगी और क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग बड़े बड़े रेक्टेंगुलर सेल्स होंगे। ठीक है, तो ये हम फिर कल की क्लास में या अगली क्लास मंडे को जब हम होगी तब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन बता सकते हो, चैट में भी लिख सकते हो अपना क्वेश्चन। Ma'am, what is diffusion? What is diffusion? The question was that. डिफ्यूजन प्रोसेस सिंपल मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट का एक अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाने को कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे अगर हम एक बीकर लेते हैं, उसमें वाटर रखते हैं, उसमें एक ड्रॉप इंक की डालते हैं, तो इंक की पूरी ड्रॉप वो पूरी वाटर में डिजोल्व होके डिफ्यूज होके और वो ब्लू हो जाएगा पानी। और अगर हम इसको इंसेंस स्टिक है, अगर हम जलाएं उसको अगरबत्ती को, तो एयर में उसके पार्टिकल्स पूरे मिक्स होके और पूरे रूम को फ्रेग्रेंस देंगे। तो ये क्या है, ये भी एक डिफ्यूजन का प्रोसेस है। इसी तरीके से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है, वो पॉन्ड वाटर में घूम रहा है, तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सराउंडिंग में उसके जो भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे अपने आप ही सीडोपोडिया के थ्रू, और जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसके पूरे सेल में डिफ्यूज हो जाएंगी चीजें। तो डिफ्यूजन छोटे ऑर्गेनिजम्स के लिए इनफ है क्योंकि वहां पर स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं, वहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और डिस्टेंस कहीं भी मूव नहीं करना है, एक ही सेल में उसको चीजों को पहुंचाना है। तो डिफ्यूजन हायर कॉन्सेंट्रेशन से चीज दूसरे लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक पूरी फैल जाएगी, जैसे कि किसी चीज में अब्जॉर्ब होती है कोई चीज, स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज कुछ अब्जॉर्ब करेगा, सब जगह फैला देगा। तो ये होता है डिफ्यूजन। समझ में आया? Yes, ma'am. एनी अदर क्वेश्चन? Yes, ma'am. तो फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, so I am Okay. ending Ma'am. the class over here. You will be having your next class.